इस वीडियो में आप दार्जिलिंग के टूरिस्ट प्लेस के बारे में जानने वाले हैं। दार्जिलिंग जाने से पहले इस YouTube ऑडियो बुक को जरूर सुनें। तीस्ता, दार्जिलिंग में रिवर राफ्टिंग का अवलोकन। दार्जिलिंग में तीस्ता नदी में व्हाइट वाटर राफ्टिंग सबसे रोमांचक चीजों में से एक है। साहसिक शौकीनों के बीच पसंदीदा राफ्टिंग में ग्रेड 1 से 4 तक की रैपिड्स की एक श्रृंखला होती है। हालांकि कठिन रैपिड्स की अनुमति केवल पेशेवरों या मौसमी प्रशिक्षकों को ही दी जाती है क्योंकि यह जोखिम भरा है। दार्जिलिंग में आपको ये गतिविधि अवश्य आजमानी चाहिए। दार्जिलिंग को दुनिया के कुछ बेहतरीन चाय बागानों का घर माना जाता है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में कई एकड़ के शानदार घास के मैदान हैं जो पर्यटकों के लिए एक आदर्श आकर्षण के रूप में भी काम करते हैं। दार्जिलिंग के शानदार चाय बागानों के बारे में आपको जो कुछ जानने की जरूरत है वही यहाँ है। दार्जिलिंग में चाय बागानों का इतिहास। चाय बागान स्रोत। चाय बागानों का इतिहास 1852 में खोजा जा सकता है, जब दार्जिलिंग केवल एक छोटा सा गांव था और ब्रिटिश अधिकारियों और उनके परिवारों द्वारा इसे एक पहाड़ी रिजॉर्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। अंग्रेजों ने यहाँ चाय की पत्तियां उगाना शुरू किया और जनशक्ति इकट्ठा करने के लिए नेपाल सीमा पार से भी मजदूरों को काम पर रखा गया। धीरे धीरे व्यवसाय ने आकार लिया और अकेले 1866 में 39 समृद्ध चाय बागान थे। 1870 में संख्या बढ़कर 56 हो गई और अंततः दार्जिलिंग देश में सबसे अच्छे चाय उत्पादक क्षेत्रों में से एक बन गया। दार्जिलिंग में सर्वश्रेष्ठ चाय बागान। 1. पुट्टाबोंग टी एस्टेट। चाय बागान मूल रूप से तुकवर टी एस्टेट के रूप में जाना जाने वाला पुट्टाबोंग टी एस्टेट दार्जिलिंग का सबसे पुराना चाय एस्टेट माना जाता है। 1500 से 6500 फीट की ऊंचाई पर स्थित विशाल सुंदर चाय बागान से बर्फ से ढकी कंचनजंगा चोटी भी दिखाई देती है। संपत्ति वर्मी कंपोस्ट, मवेशी पालन और तरल उर्वरक जैसे टिकाऊ उत्पादों और तकनीकों का उपयोग करती है। ये दुनिया की सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली चाय का उत्पादन करता है। 2. ग्लेनबर्न टी एस्टेट। ग्लेनबर्न टी एस्टेट स्रोत। ग्लेनबर्न टी एस्टेट की स्थापना 1859 में स्कॉट्स द्वारा की गई थी। यह एक खूबसूरत चाय एस्टेट है जिसके नीचे रंगीत नदी बहती है। बाद में इसे निजी स्वामित्व प्रकाश परिवार को सौंप दिया गया। यहाँ अपना केवल सुगंधित चाय का स्वाद ले सकते हैं, बल्कि पूरी तरह से सूचित निर्देशित यात्रा, स्वादिष्ट स्नैक्स और शांत प्रकृति की सैर भी कर सकते हैं। आप फैक्ट्री में चाय बनाने की पूरी प्रक्रिया भी देख सकते हैं। 3. मकाईबारी चाय बागान। मकाईबारी चाय बागान स्रोत। मकाईबारी का गठन 1859 में हुआ था और तब से यह बनर्जी के पास है। ये 4 पीढ़ियों से चला आ रहा है और इसे दुनिया की पहली चाय फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है। मालिक और उत्पादक प्रीमियम गुणवत्ता वाली चाय उगाने के लिए जैविक तरीकों का उपयोग करते हैं। आप इसमें से कुछ का स्वाद ले सकते हैं, सुगंध ले सकते हैं और वापस जाते समय कुछ अपने साथ भी ले जा सकते हैं। 4. गोपालधारा चाय बागान। गोपालधारा चाय बागान स्रोत। गोपालधारा टी एस्टेट अपेक्षाकृत नए चाय बागानों में से एक है जिसे 1955 में स्थापित किया गया था। ये चाय के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है और बड़ी मात्रा में इसका निर्यात करता है। 320 हेक्टेयर में फैली यह संपत्ति 5500 से 7000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ उत्पादित कुछ बेहतरीन चाय के प्रकारों में पलती, स्तूप, ओलंपिक फ्लेम, सिल्वर नीडल्स शामिल हैं। 5. ओकिटी टी एस्टेट। ओकिटी टी एस्टेट स्रोत। ओकिटी टी एस्टेट की स्थापना 1870 के दशक में हुई थी और ये देश के सबसे पुराने चाय बागानों में से एक है। इसे रंगदुल टी एस्टेट भी कहा जाता है। इसके किनारे 2 अन्य चाय बागान हैं। ये बड़ी मात्रा में प्रीमियम चाय का उत्पादन करता है और इसमें विशाल भव्य बगीचे हैं जो आंखों को सुकून देते हैं। यहाँ आप विशेष काली चाय, सफ़ेद चाय और हरी चाय पा सकते हैं। 6. हैप्पी वैली टी एस्टेट। हैप्पी वैली टी एस्टेट स्रोत। हैप्पी वैली टी एस्टेट दार्जिलिंग के सबसे व्यावसायिक चाय बागानों में से एक है जहाँ पर्यटन अपने चरम पर है। चाय तोड़ने, काटने और प्रसंस्करण की प्रक्रिया देखने के लिए पर्यटक हैप्पी वैली आते हैं। गर्मागर्म चाय के स्वादिष्ट सुगंधित कप का स्वाद चखने के अलावा आप यहाँ एस्टेट में चाय भी खरीद सकते हैं। अपनी खूबसूरत घास के मैदानों के लिए मशहूर हैप्पी वैली टी एस्टेट आपको अवश्य देखना चाहिए। दार्जिलिंग में चाय बागानों में प्रकृति की सैर। चाय बागान स्रोत। दार्जिलिंग में शानदार चाय बागानों में प्रकृति की सैर सबसे पसंदीदा गतिविधि है। आप श्रमिकों के साथ जुड़ सकते हैं और उन्हें चाय तोड़ने में मदद कर सकते हैं, या आप फैक्ट्रियों में जाकर इन बढ़िया चाय पाउडरों को बनते हुए देख सकते हैं, या इससे भी बेहतर कुछ उठा लें और इसे अपने साथ घर वापस ले जाएं ताकि नीरस जीवन की जिंदगी में दार्जिलिंग के एक छोटे से टुकड़े का स्वाद ले सकें।
पतंजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। पतंजा नायडू जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग में एक शानदार परिक्षेत्र है जिसमें विभिन्न प्रकार के जानवर रहते हैं। दार्जिलिंग चिड़ियाघर के रूप में भी जाना जाता है। ये सभी प्रकार के जानवरों के लिए स्वर्ग है और पशु प्रेमियों और प्रकृति प्रेमियों के लिए आकर्षण का एक बड़ा केंद्र है। चिड़ियाघर अपने प्रजनन और संरक्षण कार्यक्रमों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है और इसमें हिम तेंदुए और लाल पांडा के लिए एक ऑफ डिस्प्ले प्रजनन केंद्र भी शामिल है। इन दुर्लभ प्रजातियों के अलावा चिड़ियाघर एशियाई काले भालू, भौंकने वाले हिरन, तेंदुए, नीले और पीले मकाओ, पूर्वी पेंगोलिन, तीतर, हिमालयी मोनाल, हिमालयी भेड़िया, लेडी एमहर्स्ट, तेंदुआ बिल्ली, मकाओ, लाल जंगल फाउल से भी समृद्ध है। रेड पांडा, रॉयल बंगाल टाइगर, सांभर हिरन, टिम्मिनिक का ट्रागोपन, याक और भी बहुत कुछ। यह आकर्षण 1958 में स्थापित किया गया था और इसका नाम पश्चिम बंगाल की पूर्व राज्यपाल पतंजा नायडू के नाम पर रखा गया था, जो सरोजिनी नायडू की बेटी भी थी। 7000 फीट की औसत ऊंचाई के साथ ये भारत में सबसे बड़ा ऊंचाई वाला चिड़ियाघर है। पतंजा नायडू जूलॉजिकल पार्क अल्पाइन परिस्थितियों के अनुकूल जानवरों के प्रजनन में माहिर है और इसमें हिम तेंदुए, गंभीर रूप से लुप्तप्राय हिमालयी भेड़िया और लाल पांडा के लिए सफल बंदी प्रजनन कार्यक्रम है। चिड़ियाघर भारतीय केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के लाल पांडा कार्यक्रम के लिए केंद्रीय केंद्र के रूप में कार्य करता है और विश्व चिड़ियाघर और एक्वेरियम संघ का सदस्य है। इन लुप्तप्राय प्रजातियों को फिर से आबाद करने के अपने अथक प्रयासों के कारण दार्जिलिंग चिड़ियाघर को दुनिया भर के 300 से अधिक चिड़ियाघरों में से 2014 में द अर्थ हीरोज के प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित किया गया है। दार्जिलिंग चिड़ियाघर का इतिहास। दार्जिलिंग चिड़ियाघर की स्थापना 14 अगस्त 1958 को पश्चिम बंगाल सरकार के शिक्षा विभाग के तहत दार्जिलिंग के बिर्च हिल इलाके में हिमालयी जीवों के अध्ययन और संरक्षण के लक्ष्य के साथ की गई थी। जनवरी 1972 में पार्क एक पंजीकृत सोसाइटी बन गया। इस समझौते के साथ की रखरखाव की लागत केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा साझा की जाएगी। पार्क को मई 1993 में पश्चिम बंगाल वन विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया था और 1975 में इसका नाम बदलकर पतंजा नायडू प्राणी उद्यान कर दिया गया था। 1983 में हिम तेंदुओं का बंदी प्रजनन शुरू किया गया था, जिसमें तेंदुओं को ज्यूरिख, संयुक्त राज्य अमेरिका से चिड़ियाघर में लाया गया था और लेह लद्दाख। लाल पांडा कार्यक्रम 1994 में शुरू किया गया था। लुप्तप्राय प्रजातियों को फिर से आबाद करने में इन कार्यक्रमों की सफलता के साथ पतंजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क की मुख्य विशेषताएं। दार्जिलिंग चिड़ियाघर में जानवरों की कई लुप्तप्राय प्रजातियां हैं जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगी। तिब्बती भेड़िया, हिम तेंदुआ, साइबेरियाई बाघ प्रसिद्ध भीड़ आकर्षण है और शुरू से ही यहाँ पर्यटकों को आकर्षित करते रहे हैं। विदेशी चिड़ियाघर में हिम तेंदुए और लाल पांडा के लिए एक ऑफ डिस्प्ले प्रजनन केंद्र शामिल है, जो कई पशु प्रेमियों के लिए एक बड़ा आकर्षण है। अन्य जानवरों में साइबेरियाई बाघ, याक भी हैं। थोड़ा आगे चलने पर आप हिमालयन काले भालू को घूमते हुए भी देख सकते हैं। चिड़ियाघर हिमालयी वनस्पतियों का भी रखरखाव करता है, जो कई प्रकृति प्रेमियों को इस स्थान पर लाती है। दार्जिलिंग चिड़ियाघर की खोज। दार्जिलिंग चिड़ियाघर का लेआउट इस तरह बनाया गया है कि यह कुछ हद तक यहाँ पाले जाने वाले अल्पाइन जानवरों की रहने की स्थिति की नकल करता है। जैसे ही आप मुख्य द्वार से प्रवेश करते हैं, आपका स्वागत एक विशाल पक्षीशाल से किया जाता है, जिसमें कई अलग अलग प्रकार के पक्षी जैसे रोज रिंग पैराकीट, हिल मैना, रिंग नेक तीतर और ब्लू गोल्ड मैको शामिल हैं। यहाँ से ऐसी सड़कें हैं जो हर संभव दिशा में जाती हैं और आप अपनी पसंद चुन सकते हैं। यदि आप ऊपर की ओर सीधी सड़क लेने का निर्णय लेते हैं, तो आपको सीढ़ियों की एक उड़ान दिखाई देगी, जिन्हें आपकी वापसी यात्रा पर ले जाना चाहिए, न कि चिड़ियाघर में। कुछ कदम चलने के बाद आप आसपास घूम रहे कुछ हिमालयी काले भालू देख पाएंगे, जो मूल रूप से तिब्बत, नेपाल और चीन के पहाड़ों के मूल निवासी हैं। भालुओं के बाड़े से कुछ कदम आगे, यदि आप बाढ़ के ऊपर अपनी बाईं ओर झांकते हैं, तो आपको याक दिखाई देंगे, जो हिमालय और दक्षिण मध्य एशिया के मूल निवासी हैं और यहाँ शांत समय बिता रहे हैं। ऊपर की ओर चलते रहें और आप चिड़ियाघर के ऊपरी भाग का सामना करेंगे। सड़क को दाईं ओर ले जाएं और आपको खुली जगहों पर तारों से बंधे हुए कई बड़ी बिल्लियां जैसे भारतीय बाघ, हिम तेंदुए, काले तेंदुए और बादल वाले तेंदुए दिखाई देंगे। पतंजा नायडू जूलॉजिकल पार्क की एक बेशकीमती संपत्ति यहाँ का दुर्लभ साइबेरियाई बाघ है, जिसे यहाँ भी देखा जा सकता है। दाहिनी ओर के अनुभाग में एक खुले क्षेत्र में तिब्बती भेड़िए हैं और इसके बगल के अनुभाग में सियार हैं। एक बार जब आप पक्षीशाल के पास चिड़ियाघर के निचले हिस्से में पहुंच जाते हैं, तो आप लाल पांडा संरक्षण अनुभाग देख पाएंगे,
जहां उनके लिए स्वस्थ जीवन जीने और अपनी प्रजातियों को फिर से आबाद करने में सक्षम होने के लिए एक उपयुक्त वातावरण बनाया गया है। अन्य जानवर जिन्हें आप इस खंड पर देख सकते हैं उनमें सांबर हिरन, ब्लू शीप, हिमालयन तहर, बाकिंग हिरन, गोराल और कस्तूरी हिरन शामिल हैं। पतंजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क तक कैसे पहुंचे? केंद्रीय दार्जिलिंग से एक सुविधाजनक ड्राइव दूर पतंजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क तक कैब के माध्यम से आसानी से पहुंचा जा सकता है। हालांकि चिड़ियाघर के प्रवेश द्वार पर कारों की अनुमति नहीं है। आप माल रोड से जवाहर रोड भी ले सकते हैं और चिड़ियाघर पहुंचने तक लगभग 30 मिनट तक पैदल चलते रह सकते हैं। दार्जिलिंग चिड़ियाघर का दूसरा रास्ता लेबॉन कार्ट रोड से होकर जाता है, जो चिड़ियाघर के ठीक नीचे स्थित है, जहां से आप परिसर तक पहुंचने के लिए ऊपर की ओर चल सकते हैं। टिनचुले दार्जिलिंग से लगभग 32 किलोमीटर की दूरी पर टिनचुले पश्चिम बंगाल सिक्किम सीमा के करीब स्थित एक अनोखा गांव है। 5550 फीट की ऊंचाई के साथ इस जगह का नाम टिन और चूल्हा शब्दों से लिया गया है, जिसका अनुवाद 3 ओवन के रूप में होता है, क्योंकि हिल स्टेशन को बनाने वाली पहाड़ियों की तिकड़ी मिट्टी के ओवन से मिलती जुलती है। आश्चर्यजनक रूप से गांव की भौगोलिक विविधता यही समाप्त नहीं होती है। तीस्ता और रंजीत नदियां भी इसके काफी करीब से मिलती हैं। ये सब टिनचुले की प्रचुर प्राकृतिक सुंदरता में योगदान देता है। जबकि दार्जिलिंग जैसे अपने चाय बागानों और ताजे फलों के बागानों के लिए प्रसिद्ध, टिनचुले इसके अलावा एक शांत और अधिक अस्पष्ट जगह है। वहाँ के वातावरण में शांति की भावना व्याप्त है, जो अन्यथा इसके व्यस्त समकक्षों में कमी है। टिनचुले में कोई भी व्यक्ति रॉक क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग, दर्शनीय स्थलों की यात्रा में संलग्न हो सकता है। ये सब एक सुंदर हरे पहाड़ के दृश्य के सामने होता है, जो किसी फिल्म के सेट से बाहर जैसा लगता है। एक ऐसी अर्थव्यवस्था के साथ जो उस स्थान की कृषि को आधुनिक बनाने और इसके उत्पादन को फूलों की खेती, वर्मीकल्चर और जैविक उत्पादों में विभाजित करने में विश्व वन्यजीव महासंघ WWF की भागीदारी के माध्यम से फलने फूलने लगी। टिनचुले की लोकप्रियता एक आदर्श पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ने लगी। टिनचुले उन लोगों के लिए सपनों का गंतव्य है जो अपनी यात्रा में कुछ आध्यात्मिक तलाश रहे हैं। इसके भव्य पर्वत दृश्य और शांत खेती योग्य भूमि इसकी पुष्टि करते हैं। इसलिए यदि आप बिल्कुल उसी प्रकृति की कोई चीज खोज रहे हैं, तो आप जानते हैं कि कहाँ होना है। टिनचुले का मौसम और घूमने का सबसे अच्छा समय। टिनचुले की यात्रा का सबसे अच्छा समय गर्मियों के दौरान है, जब तापमान 10-20 डिग्री सेल्सियस के सुखद दायरे में रहता है। शायद गर्मी का सबसे अच्छा महीना अप्रैल और मई का शुरुआती हिस्सा है, क्योंकि इन महीनों के दौरान ऑफ सीजन होता है और बाद में गांव में इतनी बड़ी संख्या में लोग नहीं आते हैं। गांवों की ऊंचाई के कारण सर्दियां काफी कठोर होती हैं, जिससे अधिकतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस या उससे भी कम हो जाता है। बरसात के मौसम के दौरान भारी बारिश होती है, इसलिए जो लोग मानसून में हिमालय का अनुभव लेना चाहते हैं उन्हें जुलाई-सितंबर के बीच यात्रा करनी चाहिए। टिनचुले की यात्रा के लिए युक्तियाँ। 1. अपने साथ ढेर सारे गर्म कपड़े अवश्य रखें। 2. जब आप ट्रैकिंग कर रहे हों तो अपने साथ पानी रखें। 3. बाग बगीचों एवं वृक्षारोपण में कूड़ा कचरा न फैलाएं। 4. बगीचों और बागानों से फल या चाय की पत्तियां न तोड़ें। 5. गांव में कोई फार्मेसी नहीं है, इसलिए सलाह दी जाती है कि आप प्राथमिक चिकित्सा और बुनियादी दवाओं की छोटी आपूर्ति अपने साथ रखें। 6. जबकि अधिकांश मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर इस क्षेत्र को कवर करते हैं, फिर भी अच्छा कवरेज नहीं मिल पाना संभव है, इसलिए यह अनुशंसा की जाती है कि व्यक्ति टिनचुले पहुंचने से पहले अपने महत्वपूर्ण फोन कॉल पर ध्यान दे। 7. टिनचुले में न तो ATM है और न ही इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के विकल्प, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप अपने पास पर्याप्त मात्रा में नकदी रखें। टिनचुले में आकर्षण। टिनचुले हिमालय का सर्वोत्कृष्ट गांव है। इस स्थान पर प्रकृति की सुरम्य गोदियों की कमी नहीं है। टिनचुले या सनराइज व्यू पॉइंट हिमालय का सूर्योदय देखने लायक होता है। वे आपको न केवल कुछ गुणवत्तापूर्ण फोटोग्राफी में संलग्न होने का अवसर प्रदान करते हैं, बल्कि वास्तविकता में कुछ देखने का दुर्लभ मौका भी प्रदान करते हैं, जो अन्यथा एक पेंटिंग की तरह प्रतीत होता है। सौभाग्य से टिनचुले में बिल्कुल एक सुविधाजनक स्थान है, जहां पर्यटक सुबह सूर्योदय का दृश्य देखने के लिए जाते हैं। पूर्वी हिमालय की युवा और राजसी चोटियों को देखते हुए, जिसमें तीस्ता घाटी शामिल है, टिनचुले व्यू पॉइंट ऐसी जगह नहीं है जिसे आप मिस करना चाहेंगे। जब पर्यटक इस उदात्त ध्यानपूर्ण दृश्य को कैद करने के लिए भोर में अपने कैमरों के साथ इकट्ठा होते हैं, तो उगते सूरज के साथ पक्षियों के गाने की ध्वनि काफी आध्यात्मिक अनुभव होती है। इसके अलावा इस स्थान से विशाल माउंट कंचनजंगा का भी दृश्य दिखाई देता है। यहाँ कोई न केवल दोस्तों या परिवार के साथ आनंद ले सकता है, बल्कि अपने एकांत का आनंद भी उठा सकता है। गुम्बद्रा पेशो के रोड से शुरू होकर
खूबसूरत देवदार के जंगलों और फन के बीच आधे घंटे की पैदल सैर आपको गुंबदरा ले जाएगी। ये टिनचुले में पर्यटकों के लिए बार बार आने वाला एक और सुविधाजनक स्थान है। यहाँ आपको प्राचीन हिमालय की गुफाओं का पता लगाने का मौका मिलता है, जिनके आसपास की चट्टानें कुछ मजेदार रॉक क्लाइंबिंग में शामिल होने का अवसर प्रदान करती हैं। इसके अलावा यहाँ का अंतहीन मनोरम दृश्य मनमोहक है। आप केवल नीचे घाटी में बहती तीस्ता नदी को देखते हैं, बल्कि सीमावर्ती राज्य सिक्किम को भी देखते हैं। बारिश में इस स्थान पर जाने से आप जिस चीज से घिरे हैं उसकी सुंदरता और भी बढ़ जाती है। इसे निश्चित रूप से चूकना नहीं चाहिए। बारिश में इस स्थान पर जाने से आप जिस चीज से घिरे हैं उसकी सुंदरता और भी बढ़ जाती है। इसे निश्चित रूप से चूकना नहीं चाहिए। टिनचुले पर्यटन स्थलों का भ्रमण। चमत्कारों को देखने के लिए आपको टिनचुले के मुख्य गांव से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आखिरकार ये गांव आपके समय के लायक कई स्थलों से समृद्ध है। चाय बागान। टिनचुले की पहाड़ी मिट्टी निर्यात गुणवत्ता वाली चाय की खेती के लिए आदर्श है। फसलें। तदनुसार गांव में 6 चाय बागान एक दूसरे के बगल में स्थित हैं। इनमें से किसी भी उद्यान में जाना आपके लिए अपने पसंदीदा सुबह के पे की उत्पत्ति को देखने के लिए एक अनोखा अद्भुत अनुभव है। यहाँ आप प्रामाणिक हिमालयी चाय का उत्पादन देख सकते हैं, फसल की कटाई की शुरुआत से लेकर अंत तक, जब चाय की पत्तियों का वांछित रूप प्राप्त हो जाता है। सबसे लोकप्रिय बागानों में, जहाँ पर्यटक अक्सर आते हैं, पेशोकेती गार्डन और रंगलियोटी गार्डन हैं। संतरे के बाग। टिनचुले की अर्थव्यवस्था गांव में खेती किए गए कई संतरे के बागों के कारण भी कायम है। हिमालय का ये क्षेत्र अपने निर्यात गुणवत्ता वाले मंदारिन संतरे के लिए काफी लोकप्रिय है। यद्यपि ये बाग स्थानीय परिवारों की वास्तविक निजी संपत्ति हैं, फिर भी इन बागों तक जनता की पहुंच है। भव्य संतरे के पेड़ों की श्रृंखला के साथ ये बगीचे आपको जंगलों में विशेष रूप से कठिन परिश्रम के बाद कुछ आवश्यक आराम और शांति प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ एक फैक्ट्री स्थित है जो ताज़ा मुरब्बा, संतरे का रस, अचार बनाती है, इसलिए आप इन स्वादिष्ट उत्पादों से अपनी भूख भी शांत कर सकते हैं। टिनचुले मठ। सदियों पहले एक भिक्षु द्वारा कथित तौर पर नालंदा के क्रम में स्थापित टिनचुले मठ इस गांव में आध्यात्मिकता का वास्तविक केंद्र है। मठ से जुड़ी किंवदंती के अनुसार एक लामा ने यहाँ 17 वर्षों तक ध्यान किया था। हर सुबह पूर्वजों की पूजा करने और उनकी आत्माओं को प्रसन्न करने के लिए मठ में झांझ जोर जोर से बजाए जाते हैं। जब आप पहाड़ों को इस मधुर संगीत से सराबोर होते हुए देखते हैं, जैसे हवा रंग बिरंगे झंडों को लहराती है, तो आपको एक संपूर्ण शांति का एहसास होता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि स्थानीय ग्रामीण अपनी आस्था की परवाह किए बिना इसे अविश्वसनीय रूप से उच्च सम्मान में रखते हैं। पूर्वी हिमालय के कई मठों में से एक होते हुए भी यह मठ काफी आध्यात्मिक आश्रय है। भिक्षुओं से बात करना और उनसे सीखना एक अतिरिक्त नवीन अनुभव है जिसे कोई भी यहाँ प्राप्त कर सकता है। छोटा मांडवा। टिनचुले से नीचे की ओर छोटा मांडवा गांव हाल ही में अपने आप में एक पर्यटन स्थल के रूप में लोकप्रियता में बढ़ने लगा है। टिनचुले से केवल कुछ मिनट की ड्राइव की दूरी पर स्थित यह गांव अपने मिलनसार और मेहमाननवाज मूल निवासियों के लिए जाना जाता है। प्रमुख बागवानी प्रथाओं के फलने फूलने के परिणामस्वरूप इस गांव में विभिन्न प्रकार के सुंदर फूल देखने को मिलते हैं। टिनचुले कैसे पहुंचे? हवाई मार्ग से 77 किलोमीटर की दूरी पर निकटतम हवाई अड्डा बागडोगरा हवाई अड्डा दार्जिलिंग है। वहां से टिनचुले पहुंचने के लिए आपको कैब किराए पर लेनी होगी। सड़क मार्ग से टिनचुले तक पहुंचने के कई रास्ते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि कोई कहां से यात्रा कर रहा है। यदि आप सिलीगुड़ी या पश्चिम की ओर अन्य क्षेत्रों, विशेष रूप से सिक्किम से यात्रा कर रहे हैं, तो तीस्ता बाजार के माध्यम से सड़क लेना सबसे अच्छा है, जिसके माध्यम से एक खड़ी चढ़ाई टिनचुले से जुड़ती है। दूसरी ओर, यदि आप दार्जिलिंग से यात्रा कर रहे हैं, तो आपको पेशोक रोड तक पहुंचना चाहिए और उस सड़क पर 6 मील पर दाएं मुड़ना चाहिए। यह मोड़ आपको तकदाह छावनी क्षेत्र में कई किमी तक ले जाएगा जब तक आप टिनचुले नहीं पहुंच जाते। आपके पास साझा टैक्सियां किराए पर लेने का विकल्प भी है। हैप्पी वैली टी एस्टेट। 6800 फीट की जादुई ऊंचाई पर दार्जिलिंग में हैप्पी वैली टी एस्टेट लगभग 437 एकड़ का एक अच्छा भूमि विस्तार है, जहां दुनिया में इस आनंददायक पे की कुछ बेहतरीन झाड़ियां उगती हैं। ये चाय समृद्ध शहर दार्जिलिंग में दूसरी सबसे पुरानी चाय संपत्ति है, जिसकी उत्पत्ति विश्व प्रसिद्ध दार्जिलिंग चाय की खेती और उत्पादन के इतिहास से निकटता से जुड़ी हुई है। दार्जिलिंग आने वाले पर्यटकों के लिए हैप्पी वैली टी एस्टेट एक अवश्य देखने योग्य आकर्षण है, क्योंकि यह हिमालय की तलहटी के मनमोहक दृश्य के साथ एक प्राकृतिक दृश्य प्रस्तुत करता है।
सैकड़ों एकड़ के चाय बागानों, मंत्रमुग्ध कर देने वाले मौसम, खुले बादलों और उत्पादित उच्च गुणवत्ता वाली चाय की सुंदर सुगंध से घिरे इसकी सुंदरता के कारण प्रकृति प्रेमियों के लिए घंटों बिताने के बाद भी इस जगह को छोड़ना मुश्किल होगा। इस हरे भरे वंडरलैंड में खेती के जैविक और बायोडायनेमिक तरीकों के उपयोग के माध्यम से प्रकृति के प्रति सम्मान स्पष्ट है। सुगंधित कारखाने के माध्यम से एक निर्देशित भ्रमण किया जा सकता है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे ताजी चाय की पत्तियों को सुखाया जाता है, रोल किया जाता है, किण्वित किया जाता है, सुखाया जाता है, छांटा जाता है और अंत में पारंपरिक काली चाय और हरी चाय से लेकर बाजार में देखी जाने वाली चाय की विभिन्न किस्मों का उत्पादन करने के लिए वर्गीकृत किया जाता है। सुपर फाइन टिप्पी गोल्डन फ्लावरी ऑरेंज पीको जैसी अधिक उत्कृष्ट विशेष चाय, इसे ब्लैक ऑर्थोडॉक्स चाय के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत के बेहतरीन चाय मिश्रणों में से एक है जिसका दुनिया भर में आनंद लिया जाता है। हैप्पी वैली टी एस्टेट में एक चाय चखने का सत्र भी आयोजित किया जाता है, जहां पहली बार चाय पीने वालों को चाय के विभिन्न समूहों को अलग करने में शामिल सूक्ष्मताओं का अनुभव करने का मौका मिलता है। कोई व्यक्ति एस्टेट की दुकान से चाय उत्पाद भी खरीद सकता है। निर्देशित चाय यात्रा, हर दिन दार्जिलिंग के हैप्पी वैली टी एस्टेट में सुबह 9:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक एक गाइडेड टूर आयोजित किया जाता है। ये दौरा चाय की दिलचस्प विनिर्माण प्रक्रिया की एक आकर्षक झलक पेश करता है, जो आपको चाय बागान के अंदर ले जाता है और आपको चाय प्रसंस्करण के सभी चरणों को समझाए गए चरणों के साथ दिखाता है। ये दौरा हैप्पी वैली टी गार्डन के इतिहास के साथ साथ चाय की विभिन्न किस्मों के निर्माण में पिछले दशकों में हुए बदलावों के बारे में बताएगा। जब आप विभिन्न प्रसंस्करण कक्षों से गुजरेंगे तो आपको चाय निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के उपकरण भी दिखाई देंगे। दौरे में चाय चखने का सत्र भी शामिल है, जहां आप जैविक दार्जिलिंग चाय के प्रसिद्ध स्वादों की खोज कर सकते हैं, जो निश्चित रूप से आपकी यात्रा को सार्थक बनाएगा और आपको तनाव मुक्त भी रखेगा। लागत, फैक्ट्री टूर का शुल्क प्रति व्यक्ति 100 रुपये है और टूर नवंबर से फरवरी तक आयोजित नहीं किया जाता है, क्योंकि सर्दियों के दौरान चाय तोड़ने का काम नहीं होता है। हालांकि आप चाय बागानों को बाहर से भी देख सकते हैं, जिसके लिए कोई शुल्क आवश्यक नहीं है। हैप्पी वैली टी एस्टेट में चाय के प्रकार, घूमने का सबसे अच्छा समय, इस एस्टेट की यात्रा का सबसे अच्छा समय मार्च और नवंबर के बीच है। चाय फैक्ट्री नवंबर से फरवरी तक बंद रहती है, क्योंकि सर्दियों के दौरान चाय की तुड़ाई नहीं होती है। इतिहास, इस अद्भुत संपत्ति की स्थापना औपनिवेशिक काल के दौरान 1854 में एक अंग्रेज डेविड विल्सन द्वारा की गई थी। सदी के अंत में इसे एक अमीर बंगाली व्यक्ति टीपी बैनर्जी ने खरीदा था। 1929 में बैनर्जी ने निकटवर्ती विंडसर एस्टेट को खरीदा और दोनों संपत्तियों को मिलाकर हैप्पी वैली टी एस्टेट बनाया। हैप्पी वैली टी एस्टेट तक कैसे पहुंचे? हैप्पी वैली टी एस्टेट दार्जिलिंग शहर के मुख्य बाजार क्षेत्र चौक बाजार से 3 किलोमीटर दूर स्थित है। यदि आप कार या टैक्सी से यात्रा कर रहे हैं तो आप लेबॉन कार्ट रोड से यहां पहुंच सकते हैं। एक संकरी सड़क है जो टीपी बैनर्जी रोड की ओर जाती है, जिसके अंत में एस्टेट स्थित है। ऑब्जर्वेटरी हिल, ऑब्जर्वेटरी हिल एक उभरती हुई पहाड़ी है जो दार्जिलिंग के सुरम्य पहाड़ी शहर में माल रोड के ठीक ऊपर दार्जिलिंग हिमालय रेलवे स्टेशन से लगभग 2 किलोमीटर दूर चौरास्ता स्क्वायर के ऊपर स्थित है। ये दार्जिलिंग में सबसे अधिक देखे जाने वाले पर्यटक आकर्षणों में से एक है, क्योंकि यह कंचनजंगा मंदिर, महाकाल मंदिर और तिब्बती मेमोरियल तीर्थ सहित विभिन्न हिंदू और बौद्ध मंदिरों की उपस्थिति के साथ साथ पहाड़ों का एक मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। इस पर्यटक आकर्षण में मुख्य रूप से साहसिक चाहने वाले लोग आते हैं, जो धार्मिक आस्था वाले लोगों के साथ ट्रैकिंग के बाद पहाड़ों के मनमोहक दृश्य का आनंद लेना चाहते हैं। पर्यटकों को मॉल रोड से ऑब्जर्वेटरी हिल तक जाने में लगभग 15 मिनट का समय लग सकता है और संकरे और खड़ी चढ़ाई वाले रास्ते में पर्यटकों को एक छोटी गुफा से होकर गुजरना पड़ता है, जो मंदिरों द्वारा प्रतिष्ठित है। पूरा मार्ग रंग बिरंगे झंडों और छोटे लेकिन ध्यान देने योग्य मंदिरों से भरा हुआ है, जिसमें भक्तिमय बेल्टों की शांतिपूर्ण ध्वनि है। वृद्ध लोगों को पर्यटकों के आकर्षण स्थल की ओर ट्रैकिंग करते समय साइड बेंचों पर कुछ आराम करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि यह बेहद थका देने वाला हो सकता है। वेधशाला पहाड़ी पर संरचनाएं, मठ, ऑब्जर्वेटरी हिल का निर्माण 1765 में भूटिया बस्ती मठ के लामा दोरजे रिंजिंग द्वारा किया गया था, जो दार्जिलिंग का सबसे पुराना मठ है, जिसके आधार पर शहर का नाम पड़ा। मठ 1815 में गोरखा आक्रमण के कारण तबाह हो गया था और 1861 में इसका पुनर्निर्माण किया गया था। 1934 में एक भूकंप से इसे फिर से ध्वस्त कर दिया गया था और वर्तमान में इसका अस्तित्व सिक्किम के राजा के पास है। मंदिर, वेधशाला पहाड़ी के चारों ओर विभिन्न मंदिर स्थित हैं और पहाड़ी की चोटी पर प्राचीन महाकाल मंदिर स्थित है, जो भगवान शिव को समर्पित है।
सड़क के किनारे सिद्धि साईं बाबा का एक छोटा मंदिर भी स्थित है और इसके ठीक बगल में भगवान हनुमान का एक और मंदिर देखा जा सकता है। पर्यटक केंद्र ऑब्जर्वेटरी हिल के अलावा मॉल रोड और चौरास्ता स्क्वायर दार्जिलिंग के दो सबसे लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण हैं, जो लगभग 2134 मीटर की ऊंचाई पर पहाड़ी ढलानों पर फैले हुए हैं। पहाड़ी की चोटी पर्यटकों को आश्चर्यजनक कंचनजंगा, दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत, 12 अन्य चोटियों के साथ देखने देती है, जो सभी 20,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर हैं। पर्यटकों के बढ़ते प्रवाह के बावजूद मॉल और ऑब्जर्वेटरी हिल दार्जिलिंग में सबसे साफ जगह है, जहां वे शांतिपूर्ण समय बिताते हैं, आकर्षक पहाड़ियों की तस्वीरें लेते हैं, टिट्टुओं की सवारी करते हैं और स्मृति चिन्ह इकट्ठा करते हैं। दार्जिलिंग वेधशाला पहाड़ी तक कैसे पहुंचे? ऑब्जर्वेटरी हिल चौरास्ता मॉल के पीछे स्थित है, जो मॉल रोड से घिरा हुआ है, जो लगभग 100 गज की चढ़ाई पर है। यहाँ कोई वाहन या टैक्सी नहीं है जो आपको पहाड़ी की चोटी तक ले जा सके, और पर्यटकों के आकर्षण का दौरा करने का एकमात्र तरीका ट्रैकिंग है। महाकाल मंदिर के साथ साथ दार्जिलिंग वेधशाला पहाड़ी तक पहुँचने में आमतौर पर लगभग 15 मिनट लगते हैं। दार्जिलिंग में मठ, इस जगह के सार का अनुभव करने के लिए आपको दार्जिलिंग में मठों का दौरा करना चाहिए। शहर भर में बहुत सारे मठ फैले हुए हैं, सभी की अपनी अपनी प्रासंगिकता है। भीड़ में सबसे अलग दिखने वाले कुछ मठ हैं घूम मठ, भूटिया बस्ती मठ और आलूबारी मठ। घूम मठ अपनी 15 फीट ऊंची मैत्रेय बुद्ध की विशेष मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। इसे शाक्य मठ के नाम से भी जाना जाता है। यदि आप खरीदारी के साथ साथ दर्शनीय स्थलों की यात्रा दोनों में रुचि रखते हैं तो आलूबारी गोम्पा एक पसंदीदा जगह होगी। आप मठ के बाहर बहुत सारे स्थानीय स्टॉल पा सकते हैं। ये तथ्य कि ये दार्जिलिंग के सबसे पुराने मठों में से एक है, इसकी भव्यता को बढ़ाता है। भूटिया बस्ती गुम्पा एक और मठ है जो दार्जिलिंग से लगभग 1 किलोमीटर दूर स्थित है। ये सभी मठों में से सबसे सुंदर है। यह मंदिर मूल रूप से ऑब्जर्वेटरी हिल पर स्थित था, लेकिन बाद में इसे इसके वर्तमान स्थान पर फिर से बनाया गया। घूम मठ 8,000 फीट की भव्य ऊंचाई पर येगा छोलिंग या पुराना घूम मठ दार्जिलिंग का सबसे पुराना तिब्बती बौद्ध मठ है। 1850 में लामा शेरब ग्यात्सो द्वारा स्थापित यह मंदिर येलो हेड संप्रदाय का हिस्सा है, जिसे गेलुप्का के नाम से जाना जाता है, जो कमिंग बुद्ध या मैत्रेयी बुद्ध की पूजा करते हैं। केंद्रीय कक्ष में मैत्रेयी बुद्ध की 15 फुट ऊंची प्रतिमा दिखाई देती है, जो पूरी तरह से तिब्बत से लाई गई मिट्टी से बनी है। ये प्रतिमा मठ के दूसरे प्रमुख लामा डोमो गेशे रिनपोछे के कार्यकाल में स्थापित की गई थी। परिसर में कई दुर्लभ बौद्ध पांडुलिपियां भी मिल सकती हैं। पर्यटकों को मठ के बाहर राजसी कंचनजंगा का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। प्रार्थना झंडे विशिष्ट तिब्बती परंपरा में निवासी भिक्षुओं द्वारा फहराए जाते हैं। येगा चोलिंग के भीतर कोई कई बुद्ध देवताओं और लामाओं की छवियां देख सकता है, जैसे चेनरेजिक, करुणा के बुद्ध और गेलुप्का संप्रदाय के संस्थापक त्सोंग खापा। मैत्रेय बुद्ध की प्रतिमा के सामने 2 विशाल तेल के दीपक लटकाएं, जो पूरे वर्ष जलते रहते हैं। मठ की दीवारों को बोधिसत्वों की विभिन्न छवियों के साथ तिब्बती बौद्ध धर्म के चित्रण और कला के साथ विस्तृत रूप से चित्रित किया गया है। इन खूबसूरत चित्रों को एक सम्मिलित तरीके से रखा गया है, जिससे मठ के आगंतुकों को बौद्ध दर्शन की मूल बातें समझने में आसानी होती है। मठ के ऊपर पहाड़ी की चोटी पर मां काली मंदिर है, जहां भक्त हर पूर्णिमा और तिब्बती कैलेंडर के हर महीने की 15वीं तारीख को प्रार्थना करने आते हैं। घूम मठ की यात्रा के लिए युक्तियां। येगा चोलिंग मठ के करीब एक और मठ है जिसे सैमटेन चोलिंग मठ कहा जाता है। दोनों मठों को अक्सर घूम मठ के रूप में जाना जाता है। इसलिए यदि आप मूल घूम मठ की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो विशिष्ट रहें और पुराने घूम मठ का उल्लेख करें। घूम मठ तक कैसे पहुँचें? घूम मठ दार्जिलिंग शहर से लगभग 8 किलोमीटर दूर स्थित है। दार्जिलिंग शहर के केंद्र से हिल कार्ट रोड के माध्यम से कार द्वारा मठ तक पहुंचने में लगभग 30 मिनट लगते हैं। घूम रेलवे स्टेशन तक पहुंचने से पहले आपको एक संकरी सड़क पर दाहिनी ओर मुड़ना होगा, जिसके अंत में मठ है। ये घूम रेलवे स्टेशन से 10 मिनट की पैदल दूरी पर है। लामाहट्टा इको पार्क। लामाहट्टा पश्चिम बंगाल का एक सुंदर गांव है, जो दार्जिलिंग से 30 किलोमीटर दूर है। यहाँ की चोटियों और नदियों तथा धूपी और देवदार के जंगलों के शानदार दृश्य दिखाने के लिए लामाहट्टा इको पार्क 2012 में बनाया गया था। लामाहट्टा का अर्थ है भिक्षु का आश्रम, और इसलिए ये स्थान एक ऐसे वातावरण का वादा करता है जो एक भिक्षु के समान शांत महसूस करता है। संतुलन का एक उपाय प्रकृति और मनुष्य के बीच। 5,700 फीट की ऊंचाई पर इस इको पार्क में बहुत कुछ है। इको पार्क में लकड़ी और बांस के गज़ेबो हैं जो लामाहट्टा की सुंदरता को देखते हैं।
मैनीक्योर गार्डन, जिसे रोसाइड गार्डन के नाम से जाना जाता है, मौसम के अनुसार सफेद और पीले ऑर्किड सहित विभिन्न पौधों को खिलता है। क्षेत्र के आसपास कई होमस्टे हैं। बंगाल प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय, क्षेत्र की स्वदेशी वनस्पतियों और जीवों का एक प्रमाण। बंगाल प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय 4000 से अधिक नमूनों का एक आकर्षक ढेर है, जिसका प्रदर्शन किया जा रहा है। दार्जिलिंग के मध्य में पंजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में स्थित ये संग्रहालय मूल रूप से बोटेनिकल गार्डन में एक छोटी सी इमारत के रूप में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य पहाड़ियों की तितलियों और पक्षियों की किस्मों को प्रदर्शित करना था। आज कोई भी पक्षी प्रजातियों, सरीसृपों, कीड़ों, मछलियों और स्तनधारियों के संरक्षित अवशेष पा सकता है जो उनके प्राकृतिक आवासों की प्रतिकृति में प्रदर्शित हैं। क्षेत्र के विभिन्न खनिजों का आकर्षक प्रदर्शन भी यहाँ मौजूद है। संग्रहालय में 2 खंड हैं, एक जमीनी स्तर पर और दूसरा तहखाने में। जानवरों के इस व्यापक संग्रह में हिमालयी ब्राउन वुड उल्लू, उत्तरी चित्तीदार उल्लू, उत्तरी भूरी मछली उल्लू, पेलिकन, तीतर, तिब्बती लोमड़ी, तिब्बती लिंक्स, टोडी बिल्ली, पैंथर्स, तेंदुए, बाघ और एस्टरीन मगरमच्छ जैसे दुर्लभ नमूने शामिल हैं। पूर्वी हिमालय के मूल वन्य जीवन का यहाँ पक्षियों के घोंसलों और अंडों का भी बड़ा संग्रह है। प्रदर्शन के रूप में प्रदर्शित किए जाने वाले पक्षियों और जानवरों के इलाज, भराई और तैयारी की देखरेख के लिए बंगाल प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय में एक विशेष टैक्सिडर्मी इकाई मौजूद है। कीड़ों की प्रदर्शनी में तितलियों, पतंगों, ड्रैगनफ्लिज और बीटल की एक विस्तृत श्रृंखला है। संग्रहालय में एक छोटा पुस्तकालय भी है जहां आपको कई दिलचस्प किताबें मिल सकती हैं, जिनमें ब्रिटिश भारत का जीव शीर्षक वाली 125 खंड श्रृंखला भी शामिल है। बंगाल प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय तक कैसे पहुंचें? उदार संग्रहालय जवाहर पर्वत पर स्थित है, जो दार्जिलिंग के मॉल रोड से 30 मिनट की पैदल दूरी पर है। यदि आप पैदल चलने से बचना चाहते हैं तो आप एक टैक्सी किराए पर ले सकते हैं जो आपको लेबॉन रोड पर संग्रहालय परिसर के नीचे छोड़ देगी। संग्रहालय वहां से 2-3 मिनट की पैदल दूरी पर है। लेपचाजगत दार्जिलिंग से लगभग 19 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है। 6956 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह गांव प्रकृति प्रेमियों और हनीमून मनाने वालों के लिए स्वर्ग माना जाता है। देवदार, ओक और रोडोडेंड्रोन के घने जंगलों के बीच ये गांव आपको शांति देता है। यहाँ से कंचनजंगा चोटियों को देखना एक शांत अनुभव है। यह अब आरक्षित वन क्षेत्र का हिस्सा है। दार्जिलिंग में ट्रैकिंग, आपको दुनिया की 5 सबसे ऊंची चोटियों में से 4 माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू और लहोत्से का एक ही विस्तार में व्यापक दृश्य पेश करते हुए दार्जिलिंग दुनिया के कुछ बेहतरीन ट्रैकिंग मार्ग प्रदान करता है। सिंगालीला रेंज सबसे लोकप्रिय ट्रैकिंग मार्गों में से एक है, जबकि सिंदिक्फो और सिंगालीला ट्रैक, फालू ट्रैक और सिक्किम ट्रैक, टेजोंगरी और गोएचला दार्जिलिंग के कुछ अन्य ट्रैकिंग मार्ग हैं।